नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बेतिया में बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद शाह के पुत्र की दबंगई सामने आई है। मंत्री के बेटे बबलू पर बगीचे में क्रिकेट खेल रहे बच्चों की पिटाई करने और हवाई फायरिंग करने का आरोप लगा है। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। ये कहावत तो सबने सुनी होगी, लेकिन बेतिया के हरदिया गांव के लोगों ने इसे चरितार्थ होते देख लिया। अब बाप मंत्री है तो बेटे को गर्मी होगी ही। लाल घेरे में दिख रहा ये युवक नौतन से बीजेपी विधायक और राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण शाह का पुत्र बबलू है, जबकि हाथ में रिवॉल्वर लिए ये है मंत्री नारायण शाह का भतीजा। आरोप है कि मंत्री नारायण शाह के बेटे और उसके लोगों ने बगीचे में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए मामूली विवाद में हवाई फायरिंग की। कई बच्चों सहित महिलाओं और लड़कियों को भी पीटा। लड़का खेलत रहे लड़का सन के आके सर बोले के चाहिए, कहे के चाहिए जे लड़का बच्चा जन खेल से में हमारा जगह जमीन में अकियावते माता सर लाठी से मारल जाई, बंदूक छाती पर भिरा दियाई। जब हम गए नहीं कहे जे जाए दिलानी लड़का फेंका हुआ से छोड़ दिलानी तो हमरे तो मैंने तुमको लड़का है मार देंगे गोली तुम के, तो हमरो के गोली धीरा दिलक। फिर से एक बार देखिए, किसी के हाथ में पिस्टल है तो कोई राइफल लहरा रहा है। गांव वालों का आरोप है कि मंत्री के बगीचे में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तभी मंत्री का बेटा बबलू मंत्री की नेम प्लेट लगी गाड़ी से पहुंचा और क्रिकेट खेल रहे बच्चों की पिटाई करने लगा। बीच बचाव करने आई महिलाओं और लड़कियों को भी पीटा गया, और जब गांव वालों ने विरोध किया तो मंत्री पुत्र के लोग हवाई फायरिंग करने लगे। तब तक मेरी माँ आई है, उसको भी मार दिया है लोग, ठीक है। उसके बाद हम आए हैं, हमको देखिए, यहाँ देखिए हम क्या किए थे, हमको भी मार दिया है, सब फायरिंग करने लगा सब। लोगों की भीड़ जुटी तो मंत्री पुत्र और उसके लोग मौके से भाग निकले, लेकिन गांव वालों ने मंत्री की गाड़ी को घेर लिया। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। वहीं मंत्री नारायण प्रसाद शाह का कहना है कि कुछ लोग जबरदस्ती उनके पुश्तैनी बगीचे को कब्जाने के चक्कर में हैं, और जब उनका बेटा समझाने गया तो उसके साथ मारपीट की गई। वो जमीन हमारे पूर्वजों का, हमारे पिताजी लिखा है आज से कम 50 बरस पहले। ज़मीन आज भी कब्जे पर है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से हमारे आवागमन वहाँ कम हो जाने की वजह से वहाँ के कुछ लोग, दबंग लोग जो है, उसको कब्जवारी करने के चक्कर में थे हैं, जो मेरे लड़का के नंबर से किए हैं। तो लड़का ने 2-3 आदमी 4 को भेजा है पहले कि जाकर शांत करा दीजिए, लेकिन पता चला है कि उनके साथ भी लोग जो सो मारपीट किया है, झगड़ा किया है और गुटबाजी किया है। तो बाद में बबलू बाबू यहाँ वहाँ गए हैं अपने सिक्योरिटी के लेके, मतलब कि अपना आर्म्स जो था वो रिवॉल्वर और राइफल ले और गाड़ी से गए। वहाँ जाने के बाद फिर लोग सब सारे लोग उन पर पड़ गए हैं, टूट पड़े हैं, राइफल भी छीन लिए, रिवॉल्वर भी छीन लिए और गाड़ी को डैमेज कर दी। अब मंत्री जो सफाई दी, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही है। सवाल है कि मंत्री के बेटे को कानून हाथ में लेने की छूट है? राइफल पिस्टल लेकर जाने की क्या जरूरत थी? ये मंत्री का बिगड़ैल बेटा जेल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। और खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 अपराधियों को गोली लग गई है। साथ ही 8 अपराधियों को इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। घटना बरूराज के फुलवरिया पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है, जहां कुछ अपराधी पेट्रोल पंप और बाइक एजेंसी में लूट करने पहुंचे थे। इसकी खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 अपराधियों को गोली लगी है, जबकि 2 अपराधी भागने में कामयाब रहे हैं। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी बताया जा रहा है। पुलिस ने अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। साथ ही 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर कुछ अपराधी लोग थे, जो कि एक पेट्रोल पंप और एक टीवीएस का शोरूम है, दोनों अगल बगल में है, उसको इन लोगों को लूटने की योजना थी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली
और पुलिस ने मौका वारदात पर अपराधियों ने पुलिस पर गोली चलाने शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई। 3 अपराधियों को गोली लगी है और उनको तत्काल तौर पर हॉस्पिटल भिजवाया गया है और टोटल 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इन सभी के पास में 5 हथियार अभी तक हम लोग को मिल चुके हैं और आगे की तलाश जारी है। इन अपराधियों के पास से हथियारों के अलावा जो है एक बोलेरो गाड़ी, एक बाइक भी बरामद हुई है। 2 अपराधी भागने में एक बाइक से सफल हुए हैं। हम लोग की कोशिश है उनको अरेस्ट करें। और वहीं देखिए, अवैध बालू खनन के मामले में खनन विभाग और पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खनन विभाग की मदद से एक नाव और 2 ट्रैक्टर को भी यहां पर जब्त किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में खलबली मच गई है। बालू माफिया पर बड़ी कार्रवाई। गंगा नदी से 13 लोग गिरफ्तार। नाव से कर रहे थे बालू का खनन। हाथ में हथकड़ी लगे इन लोगों को देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही नहीं, कुल 13 लोग हैं। इन सभी को पटना पुलिस और उत्खनन विभाग की टीम ने गंगा नदी में बालू का अवैध उत्खनन करते हुए एक साथ पकड़ा है। देख सकते हैं एक साथ 1 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा गया है। ये सभी बालू का खनन कर रहे थे और एक बड़ी कार्रवाई पटना पुलिस की माइनिंग डिपार्टमेंट के सहयोग से, और निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई हुई है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप बालू का खनन करेंगे, अवैध खनन करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। लेकिन दीघा थाना क्षेत्र में बीच गंगा नदी से इन 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस और खनन विभाग की टीम ने एक नाव और 2 ट्रैक्टर को भी जब्त किया है। जी, पुलिस और माइनिंग का एफर्ट्स है इसमें। माइनिंग ऑफिसर्स, माइनिंग इंस्पेक्टर आए हुए थे, उनके द्वारा और हमारी पुलिस की टीम साथ में जाके वहाँ गंगा के क्षेत्र में रेड किया, जिसमें ये लोग पकड़े गए। भोजपुर में बालू माफिया के बीच हुई गोलीबारी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और खनन विभाग एक्शन में है। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में खलबली है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ बालू का खनन करने वाले मजदूरों पर कार्रवाई से बालू का अवैध खनन रुक पाएगा, या जरूरत है बालू का अवैध खनन करवाने वाले उन बड़े माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने की। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और नालंदा में जहरीली शराब से मौत मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। इस पूरे मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जिन लोगों को आज गिरफ्तार किया गया उन सभी पर शराब बेचने का आरोप लगा है और सभी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। छह लोग पूर्व में गिरफ्तार हुए थे और 7 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है। और ये जो हूज ट्रेजेडी वाली घटना थी, इससे संबंधित गिरफ्तारी 6 आज हुई है और 2 पहले हुई थी। टोटल हूज ट्रेजेडी में आज 8 गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अभी भी कार्य कर रही है, लिंकेज पर काम हो रहा है। इस कांड से संबंधित जो है वो हूज कांड से संबंधित 8 हुए हैं और टोटल उस क्षेत्र से अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो शराब बनाते थे, शराब पिलाते थे उनको। और देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन नहीं होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसके लिए इशारों में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। ललन सिंह का ये बयान जेडीयू के अंदर की गुटबाजी को सतह पर ले आया है। हालांकि पार्टी नेता इस पर खुलकर बोलने से इनकार कर रहे हैं और सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। तो बीजेपी के नेता इसे जेडीयू का अंदरूनी मामला बता रहे हैं, वहीं आरजेडी के नेता एनडीए पर हमला बोल रहे हैं। स्तर की बात नहीं है, उस पर तो हम लोग मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका बयान दिए होंगे और उस पर जो है राष्ट्रीय कोर कमेटी है, वो लोग देख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं कि जो बिहार का मामला है वो पूछा जाएगा। बिहार में सब लोग एकजुट है, एक साथ है।
अभी जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक है ना? बिल्कुल, सब लोग एकजुट है, एक साथ चल रहे हैं। बात का बतंगड़ आप लोग मत बनाइए, ऐसा कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं कहा है। और ये मत भूलिए कि आरसीपी सिंह हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज भी पार्टी में उनकी इज्जत, उनकी मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी मर्यादा है। यूपी में कभी गठबंधन नहीं हुआ था बीजेपी से, मणिपुर में कोई गठबंधन नहीं है, बिहार छोड़ के बीजेपी में का गठबंधन सिर्फ दिल्ली में हुआ, एक सीट के लिए हुआ, उसके अलावा कहीं नहीं हुआ। देखिए, ये तो अब पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जदयू के वरिष्ठ नेता हैं वो लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये हमारे पार्टी का मामला नहीं है, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन गठबंधन पूरी ताकत से चल रहा है और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि बिहार में जो गठबंधन की वर्किंग है वो है, देश में कहीं और किसी राज्य में हम लोग का अभी उस प्रकार का गठबंधन नहीं हुआ है। देखिए, ललन सिंह जी को आरसीपी टैक्स का हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं। अगर उनको हिस्सा मिल जाएगा तो वो चुप हो जाएंगे। लगातार जिस तरीके से पूरे बिहार में शराबबंदी के नाम पर आरसीपी टैक्स लगाकर शराब का कारोबार कराया जा रहा है, तो उसमें से हिस्सेदारी ललन जी को नहीं मिल रहा है, इसलिए। बिहार में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां कुछ इस तरीके से तेज हो गई हैं कि अब एनडीए गठबंधन के दो घटक दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि यूपी में भले वो लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में एनडीए एकजुट है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से बिहार क्यों प्रभावित होगा? उत्तर प्रदेश में हमारी एक मजबूत सरकार रही है, हम सब ने अच्छे काम किए हैं और हमारा वहाँ का गठबंधन का के स्वरूप में अगर ये सारे दल जिसकी चर्चा आप किए वो अगर वो शामिल चुनाव के पूर्व में हम सब साथ मिलकर निर्णय लेते तो आपका यह प्रश्न पूछने का कोई औचित्य था। लेकिन अभी कोई प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं। गठबंधन में न कभी भीख होता है न कभी डील होता है, हम सब आपस में एक दूसरे पर विश्वास करके काम करते हैं। और देखिए, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। विधायक के बाद पार्टी के छात्र विंग के नेता भी मुकेश सहनी पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में वीआईपी छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विकास बॉक्सर ने मुकेश सहनी पर अवसरवाद की राजनीति का आरोप लगाया है। विकास बॉक्सर ने मुकेश सहनी पर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लाखों रुपए बनाने के भी आरोप लगाए हैं। पैसे कमाने के लिए सत्ता में आए हैं, आज यहाँ पर है ना, एनडीए की विचारधारा पे चल रहे हैं ना। अभी 4 महीने पर रिचार्ज कूपन खत्म होगा, आरजेडी में भागेंगे पैर पकड़ने के लिए तेजस्वी जी का कि हमको बैठा लीजिए, कोई भी कुर्सी दे दीजिए। इनको अपने हित ऐसी का मतलब है। उत्तर प्रदेश में निषाद भाई ने जो भगाया ना, वो बिल्कुल अच्छा काम किया है। इन जैसे बेईमान लोगों को ऐसे ही भगा देना चाहिए। अब बिहार के लोग भी भगाएंगे इसको। और खबर वैशाली से, जहां कंबल बांटने के दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जहां सैकड़ों लोग पहुंचे। जन कल्याण समिति की तरफ से कंबल बांटी जा रही थी और इसी दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष ललिता देवी कुशवाहा और लोकनायक भरत शर्मा भी मौजूद थे। जिले के सभी 16 प्रखंडों के हजारों दिव्यांगों को कंबल देने के लिए बुलाया गया, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां यहां पर साफ तौर पर उड़ती नजर आई। कोरोना महामारी तो चीज़ हम लोग भी देख रहे हैं कि कोरोना महामारी में है, लेकिन हमें भी लोग चाह रहे थे कि कोरोना में नहीं हो, लेकिन ठंडे के मौसम में टूटते हुए सभी दिव्यांगों को हम लोग चाह नहीं रहे थे कि ऐसा हो। लेकिन सामाजिक दूरी तो लोग पब्लिक का जो दिव्यांगों का जो रुझान है, इसमें तो कहीं दूरी का नहीं सामना हो रहा है, ज़्यादा परेशानी। और बड़ी खबर वैशाली से, जहां दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप लगाया गया है और इस आरोप में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। तो वैशाली से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई और इस खबर के सामने आने के बाद नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप लगाया गया और इसी आरोप के मद्देनजर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। जख्मी 4 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। नगर थाना क्षेत्र के रामभद्र की ये पूरी घटना है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अपना मर्जी से उन लोग केस मुकदमा हो रहा है, फिर भी वो आके हमला कर दिए। 20-25 गो आदमी से आके एक हमला कर दिए। कितने लोग को चोट लगी है? 10-12 लोग को चोट है, टूटा हुआ है। गोलीबारी भी हुई है, फायरिंग भी हुआ है।
30-40 बंदूक था, बम भी था। कोरोना काल में घरेलू हिंसा के मामले काफी बड़े हैं। पटना पुलिस के पास हर दिन घरेलू हिंसा के 10 मामलों सहित 250 शिकायतें आ रही हैं, जिसका निपटारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा रहा है। पटना पुलिस की टेली कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर से इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना काल में सबसे अधिक जो मामले हैं वो घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई आ रही है और ऐसे में उन मामलों का निस्तारण त्वरित हो, इसके लिए यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तमाम जो बिहार पुलिस की जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो इनके मामलों को सुनते हैं, यहाँ नोट डाउन किया जाता है संबंधित जो मामले होते हैं और उसके बाद फिर उसका कह सकते हैं कि अनुसंधान किया जाता है या फिर काउंसलिंग की जाती है और उसके तहत जो है लोगों को जो है न्याय दिलाया जा रहा है या मामलों का निष्पादन किया जा रहा है। तो सीधे तौर पे यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं उनकी यहाँ पे बातों को पहले समझा जाता है, सुना जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और डिटेल लेने के बाद जो है फिर उन मामलों को देखा जाता है। प्रकार के हैं जिसमें घरेलू हिंसा भी है, शराब वाला मैटर भी है, हत्या, लूट, डकैती, जितने प्रकार के घटनाएं हैं सभी का यहाँ कॉल आता है। खासकर घरेलू हिंसा और शराब की सूचनाएं अधिकतर है। इन समस्याओं का हम समाधान संबंधित थाना प्रभारी को कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या एसडीपीओ को, डीएसपी को, एसपी साहब को सूचित करके कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करवाते हैं। ये आंकड़ा जो है वो लगभग कह सकते हैं कि 250 के करीब आता है। जैसे ये बता रहे हैं रजिस्टर्ड जो मामले हैं वो 250 होते हैं, लेकिन 10-20 मामले जो है वो उसका निष्पादन यहाँ पे होता है। तो कह सकते हैं कि ये बिहार सरकार की एक बेहतर पहल है जिसकी तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और एक बार फिर वापस आ रही है हिस्ट्री टीवी 18 की ट्रेंड सेट करने वाली ओरिजिनल फैक्चुअल एंटरटेनमेंट सीरीज, जहां आप देखेंगे इंस्पायर करने वाली, हैरान करने वाली और इंडिया के अलग अलग कोनों से वो कहानियां जो आपने पहले कभी नहीं देखी। देखिए OMG ये मेरा इंडिया सीजन 8 का प्रीमियर इस सोमवार 24 जनवरी को रात 8 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर पेश है। इस नए सीजन की कुछ झलकें। इंडिया के धुरंधर, टैलेंट का समंदर, डेयरिंग कलाबाज, अनोखे अंदाज, हैरान है हर नजर देख के इंडिया का हुनर। इस बार कुछ नई कहानियां, कुछ नई जगहें, कुछ नए लोग। मिलिए सुपर इंसान आदिल तेली से, जिन्होंने साइकिल पर कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर तय किया इन रिकॉर्ड टाइम। इंडिया की पहली फुल्ली कस्टमाइज्ड बांस की साइकिल। दो भाइयों का संतुलन जीत लेगा आपका मन। बनाएंगे हवा में पत्थरों से आर्ट, द मैजिकल एरियल आर्ट। और ये है इंडिया की पहली एंड ओनली लोटस सिल्क मेकर। 2.5 किलो के हाथ का जमाना हुआ पुराना, जरा 2.5 किलो के पांव को ले आना। OMG यहाँ हुनरबाज जोश और जुनून से लिखते हैं फसाना, जिसे देखकर हर शख्स कहता है OMG। बायजूस OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन शुरू हो रहा है 24 जनवरी से हर सोमवार रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।